जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है विकेंद्रीकरण। चलिए, तो बगैर कोई बकवास किए और ना ही आपका समय खराब किए हम पढ़ते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन नगरीय प्रशासन में तो आते ही है, अन्य एग्जामों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो हम विकेंद्रीकरण को समझते हैं। सबसे पहले विकेंद्रीकरण समझने से पहले हमें केंद्रीकरण को समझना अनिवार्य है। तो केंद्रीकरण क्या है, हम पहले यहाँ पर देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है केंद्रीकरण और इसी का जस्ट उल्टा होता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण जो दो शब्दों से मिलकर बना है, वि धन केंद्रीकरण। बी मतलब केंद्रीकरण का उल्टा। केंद्रीकरण का क्या है, उल्टा। जैसे कि हम बात करें केंद्रीकरण मतलब शक्तियों का बंटवारा ना करना, पूरी शक्तियां अपने आप रखना, ये क्या है, केंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण मतलब उन शक्तियों को विभाजित करना केंद्रीकरण को। जो केंद्र के पास शक्तियां हैं उन शक्तियों को बांटना ही क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण। अब हम बात करते हैं, तो हमने देख लिया बी और केंद्रीकरण, और एक पढ़ा क्या हमने, केंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण शक्तियों को अपने पास, केंद्र के पास पूरी पावर होना वो क्या है, केंद्रीकरण, शक्तियों का बंटवारा नहीं करना। और विकेंद्रीकरण क्या है, शक्तियों का बंटवारा करना। अब ये शक्तियों का बंटवारा करना आखिर हमें स्थानीय स्वशासन में क्यों, स्थानीय स्वशासन से मतलब उससे होता है जहां के लोग हों उनका शासन उन्हीं को दिया जाए, तो उसे कहते हैं स्थानीय स्वशासन। जैसे वर्तमान में पंचायती राज है, तो पंचायत का जो शासन है वो पंचायत के लोगों को ही दिया जाए, तो स्थान के लोगों को वही का शासन दिया जाए, तो स्थानीय स्वशासन है। और इसी स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पंचायती राज, और इसी के साथ पंचायती राज भी आएगा, इसी के साथ हमारा नगरीय प्रशासन भी आएगा। लेकिन इन दोनों का संबंध सीधा सीधा विकेंद्रीकरण से होता है। तो हमने आप लोग को बताया केंद्रीकरण, जहां पर सत्ता सीधी की सीधी पूरी की पूरी सत्ता केंद्र के पास हो तो उसे हम कहते हैं केंद्रीकरण, और जब सत्ता केंद्र के पास ना हो तो फिर उसे हम कहते हैं विकेंद्रीकरण, मतलब सत्ता का बंटवारा करना। चले, तो हम इसको एक एक करके देखें। केंद्रीकरण शक्तियों का जहां पर बंटवारा नहीं किया जाता है। विकेंद्रीकरण उच्च स्तर से निम्न स्तर पर शक्तियों का बंटवारा करना ही क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण वैसे तो कई प्रकार से होता है, लेकिन मुख्यतः हमारे यहाँ विकेंद्रीकरण दो प्रकार से हुआ है, एक प्रशासनिक और एक राजनीतिक। अब प्रशासनिक आधार पर विकेंद्रीकरण और राजनीतिक। प्रशासनिक आधार पर पहले आप देखें, जैसे कि हम बात करें, देश में राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, राष्ट्रपति अपनी शक्तियों को कुछ राज्यपालों को देता है। यदि हम किसी राज्य में आए तो जो मुख्य सचिव होता है उसके पास शक्ति होती है, मुख्य सचिव डीआईजी को, आईजी को शक्ति देगा, फिर आईजी को डीआईजी को, फिर ऐसे ही कुछ कलेक्टर होते हैं, कलेक्टर डीआई को शक्ति देगा। मतलब ऊपर से नीचे के स्तर पर शक्तियों को बंटवारा करना क्या है, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। ऐसे ही होता है राजनीतिक विकेंद्रीकरण। राजनीतिक विकेंद्रीकरण जैसे कि हम बात करें, जिलाध्यक्ष जिले पर बैठा है, जिले से आए तो ब्लॉक में जनपद अध्यक्ष, फिर गांव पंचायत में पहुंचे तो सरपंच। तो ये राजनीतिक विकेंद्रीकरण, जिसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है पंचायती राज या फिर नगरीय प्रशासन। तो विकेंद्रीकरण दो प्रकार से, प्रशासनिक आधार पर, एक है राजनीतिक आधार पर। और भी इसके आधार है, लेकिन अभी आप लोग के हिसाब से हमारे यहाँ जो इन दो आधारों पर विकेंद्रीकरण किया गया। एक व्यक्ति थे हेनरी फ्योल के अनुसार, हेनरी फ्योल के अनुसार इन्होंने कहा था, इस संकल्पना में निचले स्तर के लोगों के मध्य में वृद्धि होती है। इस संकल्पना में, विकेंद्रीकरण की संकल्पना में, इस संकल्पना में निचले स्तर के लोगों के महत्व, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, महत्व में वृद्धि होती है, तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें निचले स्तर के लोगों के महत्व में, इंपोर्टेंस में वृद्धि होती है, तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं।
जैसे केंद्रीकरण में गांव के किसी भी व्यक्ति को कोई महत्व नहीं होता, लेकिन जब बीकेंद्रीय पंचायती राज आया तो हर गांव से हमें एक व्यक्ति प्रमुख चाहिए, हर वार्ड से प्रमुख चाहिए, तो उनके महत्व में क्या हो रही है वृद्धि। एल ली वाइट के अनुसार जब सत्ता को ऊपरी स्तर से निचले स्तर तक ले जाते हैं, ऊपरी स्तर से निचले स्तर तक ले जाते हैं तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। मतलब जब हम ऊपरी स्तर से निचले स्तर की ओर सत्ता को ले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं विकेंद्रीकरण, क्योंकि उच्च स्तर से निम्न स्तर पर शक्तियों का बंटवारा करना ही क्या कहलाता है विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का रूप, अब वो पूछ रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है उसका रूप क्या है, तो ग्राम स्वराज की धारणा। गांव में स्वराज आना मतलब गांव के लोगों को वहां का शासन थमाना, उन्हीं का निर्णय करना, उन्हीं को सब कुछ करना, उनकी शक्ति उन्हीं को देना, ये भी क्या है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब दो शब्द होते हैं, एक होता है लोकतांत्रिक और एक होता है विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक मतलब जिसमें जनता का तंत्र हो, जनता ही प्रमुख हो, वो लोकतांत्रिक है। और विकेंद्रीकरण मतलब जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति को शक्तियों को देना। विकेंद्रीकरण की कुछ विशेषता होती है। विकेंद्रीकरण आखिर होता कैसे है, ये उसकी विशेषता है। पहली विशेषता क्या है इसकी विकेंद्रीकरण की, उच्च अधिकारियों का ध्यान बड़े कार्यों पर केंद्रित होता। क्या है, जैसे हमने शक्तियां बांट दी, पहले क्या होता था, जैसे कलेक्टर है या जिला सीओ है तो उसी को नीचे के लोगों तक का देखना है, इसका विकास हुआ है, किसको कुटीर मिली है, किसको नहीं मिली, कहाँ सीसी होना है, कहाँ नहीं होना। लेकिन इसमें क्या हुआ, जब आप शक्तियां बांट दोगे, उनके पावर उन्हें बांट दोगे, तो नीचे के स्तर के उनकी कहाँ पर क्या विकास होना है, किसको कुटीर देना है, कहाँ सीसी बनना है, कहाँ क्या होना है, वो वही लोग करेंगे। तो जो उच्च अधिकारी है उनका ध्यान पर छोटे कार्यों पर ना लग के कहाँ होता है बड़े कार्यों पर। ठीक है, पहला ही इसकी विशेषता होती है। निम्न अधिकारियों को सत्ता का हस्ताक्षर, देखो विकेंद्रीकरण सत्ता का बंटवारा करना, तो इसमें क्या होगा, जो छोटे अधिकारी होंगे निम्न अधिकारियों को सत्ता का हस्तांतरण, मतलब छोटे जो अधिकारी हैं उनके पास भी सत्ता पहुंचेगी। भाई जो सत्ता एक जगह सेंट्रलाइजेशन थी उसका क्या होगा बंटवारा, तो ये निम्न अधिकारियों के पास भी सत्ता का क्या होगा हस्तांतरण होगा। निम्न अधिकारियों को स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर, और जो छोटे छोटे अधिकारी हैं उनको भी निर्णय लेने का क्या मिलेगा अवसर। जैसे कि पंचायत में एक सचिव है, वो भी एक अधिकारी है, तो उसके पास भी निर्णय लेने की क्या होगी शक्ति होगी। पंचायत में एक सरपंच है, उसके पास भी निर्णय लेने की क्या होगी शक्ति। समन्वय की भावना का प्रसार, इससे होगा क्या कि समन्वय की भावना आएगी। जो अब विकेंद्रीकरण से क्या होगा कि जो भी ऊपर वालों ने आदेश दे दिया ये काम करना है तो करना है, लेकिन जब नीचे वाले यहाँ से फाइल बना के ले जाएंगे कि हाँ भाई इसका करना है, तो उन दोनों के बीच छोटे अधिकारी बड़े अधिकारी राजनीतिक और प्रशासनिक इन सब के बीच क्या होगा समन्वय, तभी तो वो विकास कर पाएंगे। तो समन्वय की भावना का क्या होगा विकास। निर्णय लेने में सुविधा आएगी और शीघ्रता, तो इससे ये लोग निर्णय लेने में इन्हें सुविधा होगी और शीघ्रता क्यों होगी, क्योंकि जहां की समस्या है वहीं के लोगों ने बताया कि भाई किसकी कुटीर बनना है, कहाँ सीसी बनना है, तो निर्णय लेने में क्या होगी सुविधा। अब विकेंद्रीकरण के कुछ लाभ भी हैं और कुछ उसके नुकसान भी हैं। प्रत्येक के दो पहलू होते हैं, एक तो लाभ और दूसरी हानि। अगर इसके पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगी। विकेंद्रीकरण के लाभ या महत्व, उच्च प्रबंधकों का कार्यभार कम होता है। हमने आप लोग को पहले भी बताया है कि जो उच्च प्रबंधक होते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनके कार्यभार कम हो जाता है, क्योंकि कार्यभार नीचे वाले अधिकारियों को, कर्मचारियों को, नीचे के राजनीतिज्ञों को उनमें बढ़ जाता है। तो बड़े अधिकारियों को ज्यादा कार्य नहीं करना पड़ता है, नीचे वालों को ये कार्य करना पड़ता है। भारत जैसे देश में सभी क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करना, तो भारत इतना बड़ा देश है, अगर हम विकेंद्रीकरण नहीं करें तो हम इसके हर चीज तक, हर जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन भारत जैसे देश में सभी की आवश्यकता को पूरा केवल और केवल कौन कर सकता है विकेंद्रीकरण। राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना, इससे होता क्या है कि जो राजनीतिक स्थिरता है वो भी सुनिश्चित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
समाज के सक्रिय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित। समाज के जो सक्रिय लोग होते हैं उनकी भागीदारी भी इसमें क्या होती है, सुनिश्चित। क्योंकि समाज के जो लोग होते हैं कि किस गांव में कौन किसकी क्या जिम्मेदारी है, वो भी उनकी भागीदारी हर चीज सुनिश्चित होती है। ठीक है, क्योंकि सरपंच की अपनी अलग भागीदारी है, पंच की अलग है, बीडीसी सदस्य की अलग है, जिला सदस्य की अलग है, पार्षद की अलग है। हाँ, इस अवधारणा से संगठन में राजनीति का अभाव रहता है। क्या होता है, जैसे कि चाहे वो सरपंच बने, सचिव बने या फिर पार्षद वगैरह कोई भी, इसमें जो राजनीतिक होता है, राज्य बड़ी बड़ी पार्टी, उनका हस्तक्षेप नहीं रहता, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों में टकराव नहीं होता है। क्योंकि ये जो स्थानीय स्वशासन है ये किसी पार्टी वाइज नहीं बटा हुआ है, सरपंच बीजेपी का है या फिर कांग्रेस का है या आम आदमी पार्टी का है, ये अवधारणा नहीं है। और जब ये नहीं रहेगा तो उनके बीच टकराव भी नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम मनोबल में वृद्धि। जब व्यक्तियों को पावर दे दिया जाएगा कि हाँ तुम्हारे पास ये पावर है, तो वह पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ कहेगा कि ठीक है ये काम मैं करवा दूंगा, यहाँ की स्थिति में बनवा दूंगा, क्योंकि मेरे पास पावर है। और जब पावर किसी दूसरे कर्ता के पास हो तो तुम कहां से कुछ कर लोगे। तो इससे मनोबल में क्या होती है, वृद्धि। विकेंद्रीकरण, क्योंकि सत्ता हस्ताक्षर, जिसके पास सत्ता होगी हस्तांतरित हो गई, जिसके पास हो गई तो उसके पास क्या होगी, मनोबल में वृद्धि। सभी के पास लगभग समान अधिकार होते हैं। सभी के पास समान अधिकार से मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं होता है कि कोई पार्टी की सदस्यता ले ले तभी उसे विधायकी का चुनाव मिलेगा, नहीं। इसमें तो आप किसी पार्टी को हो बने हो, पंचायत के सभी लोगों को समान अधिकार है चुनाव लड़ने का। तो सभी के पास क्या होता है, लगभग समान अधिकार होते हैं। हम बात करें जब इसके लाभ हैं तो इसके क्या होंगे, दोष। तो लाभ को जस्ट उल्टा कर दे तो यही इसके क्या हो जाएंगे, दोष। या इसकी विशेषताओं को पलट दे तो भी इसके क्या हो जाएंगे, दोष। विकेंद्रीकरण के दोष या फिर इसकी समस्याएं। सबसे पहले विकेंद्रीकरण मतलब स्थानीय स्वशासन की बहुत सारी समस्याओं में से पहली समस्या है क्षेत्रीय अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता बढ़ जाती है। मतलब जो क्षेत्रीय अधिकारी होते हैं विकेंद्रीकरण से, जिनके पास पावर होती है, तो वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य अपने लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, अपनी इच्छा का करना चाहते हैं, तो ये इसमें बढ़ जाती है और ये गलत काम है। शासकीय कार्यों पर राजनीतिक प्रभाव। अब शासकीय कुछ कार्य हो रहा है, विकेंद्रीय सत्ता का बंटवारा हो गया है, तो कई शासकीय कार्य होते हैं पर राजनीति का क्या हो जाता है, प्रभाव पड़ता है, इसकी क्या है, कमी है। वित्तीय समस्या, भाई हम शक्तियों का बंटवारा तो कर रहे हैं, लेकिन इस शक्ति के बंटवारे में कहीं भी ये निश्चित नहीं किया गया कि आपको पैसा कितना दिया जाएगा। तो ये वित्तीय इसकी क्या है, समस्या, जो मोस्टली बहुत बड़ी समस्या है। एक और मोस्टली समस्या है जो इसमें नहीं लिखी है कि कर्मचारियों और राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि है इनके बीच समन्वय की बहुत बड़ी क्या होती है, कमी। नौकरशाही की समस्या। नौकरशाही की समस्या क्या है कि जो नौकरशाह है ये राजनीतिक लोग जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से सामंजस्य मिला के नहीं चलते हैं। वो अपने आप को सबको समझते हैं, वो समझते हैं हम पढ़ लिख कर नौकरी की है तो हम ज्यादा बुद्धिमान है, और जो जिनको जनता ने चुना है वो कम बुद्धिमान है, तो ये इनके बीच आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाता। अशिक्षा और निर्धनता। तो इसमें हमने शक्ति तो बांट दी, लेकिन हम बांटना जिस प्रकार से चाह रहे थे, जिनको बांटी है अब वो अशिक्षित है, ठीक है, और वो गरीब भी है, तो उस हिसाब से शक्तियों का पावर नहीं दे पाते। रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता से मतलब ये है कि आज भी कहीं पर कोई महिला सीट है तो नाम बस पर्चे में डल गया कि ये महिला चुनाव लड़ रही है, पता चला पूरी सरपंची, पूरी बीडीसी, पूरी जिला सदस्य पति चला रहे हैं, सरपंच भाई है वे मीटिंग में नहीं जा रहे, ऐसी कंडीशन भी हो जाती है। महिला जागरूकता कम। महिलाओं की जागरूकता अच्छी ना होने के कारण भी विकेंद्रीकरण में बहुत बड़ी बड़ी क्या है, समस्या। विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक शक्तियों में सहायक है या नहीं। कोई पूछ रहा है कि विकेंद्रीकरण है शक्तियों का बंटवारा, वो लोकतांत्रिक शक्तिकरण में सहायक है या नहीं है, तो हम कहेंगे हाँ है। ये कई बार पूछा गया।
शक्तियों का बंटवारा करेंगे तो ये लोकतांत्रिक में सहायक है, बिल्कुल है। लोकतंत्र मतलब जनता का तंत्र। और विकेंद्रीकरण में क्या होता है, जो भी पावर में आते हैं वो जनता द्वारा चुने होते हैं। स्थानीय स्वशासन, जो देखो विकेंद्रीकरण है, हम इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि हमें स्थानीय स्वशासन पढ़ना है। स्थान के लोगों का शासन वही लोग करें, वो स्थानीय स्वशासन है। और विकेंद्रीकरण की परिभाषा भी उसी तरह है, वे शक्तियों का बंटवारा कर दो, मतलब जहां के लोग हैं उन्हें वहां का शासन दे दो। तो स्थानीय स्वशासन को क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इसे संविधान में किस सूची में रखा है, तो राज्य सूची और संविधान की 7वीं अनुसूची है। संविधान की 7 जो संघ सूची होती है और एक राज्य सूची होती है, तो सॉरी 12 अनुसूचियों में से जो 7वीं अनुसूची जो कौन सी है, राज्य सूची, उसमें से रखा गया है स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची में। मतलब स्थानीय स्वशासन राज्य का विषय है, राज्य अपने अनुसार वहां पर स्वशासन कर सकता है और करवा सकता है। स्थानीय निकाय प्रभावशाली, मतलब स्थानीय निकाय को प्रभावशाली बनाने के लिए भारत में पहला प्रयास और सबसे अग्रणी प्रयास किसने किया था, तो किसने किया था, राजीव गांधी ने। अब हम बात करें अनुच्छेद 280, क्या लिखा है, अतिरिक्त सेवा शर्त, टर्म ऑफ रेफरेंस है, केंद्रीय वित्त आयोग को स्थानीय निकाय के वित्तीय आवश्यकता के लिए उत्तरदायी है। मतलब ये कहा गया है कि जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा सेवा है उसके लिए कौन है, केंद्रीय वित्त आयोग जिम्मेदार है। मतलब स्थानीय निकाय हो, स्थानीय जितने भी निकाय हैं उन सब के लिए वित्त की पूर्ति कौन करेगा, केंद्रीय वित्त आयोग। केंद्रीकरण प्रक्रिया को समझने के लिए तथ्य, अब केंद्रीकरण प्रक्रिया है उसको समझने के लिए कुछ तथ्य हैं, अपन उनको देखें। संविधान में विकेंद्रीय प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ तथ्य हैं। संविधान में विकेंद्रीकरण राज्य स्वविवेक पर निर्भर है। मतलब संविधान है उसमें जो विकेंद्रीकरण है, मतलब स्थानीय स्वशासन है, वह राज्य सरकार के विवेक पर आधारित है कि राज्य सरकार को कैसा विकेंद्रीकरण करना है, उसे किस हिसाब से अपने राज्य की शक्तियों का बंटवारा करना है, ये किस पर निर्भर करता है, राज्य सरकार के स्वविवेक पर। संविधान में निर्धारित प्रावधानों का अनुरूप राज्य अवश्य करेगा। मतलब संविधान में सभी प्रावधान और अनुरूप दिए गए हैं, उनमें से मात्र 2 ही ऐसे अनुरूप हैं जिनका पालन राज्य सरकारों को अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। 243I और 243Y। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे संविधान में तो पंचायती राज कानूनों में आई है, जहां पर पंचायती राज्य के लिए वित्त आयोग बनाना पड़ेगा और 243Y नगरीय प्रशासन के लिए वित्त आयोग बनाना पड़ेगा। तो ये हर राज्य को बनाना अनिवार्य है, ये उसी की परिकल्पना करता है। करारोपण के दिशा निर्देश, इसमें विकेंद्र समझने के लिए यहाँ पर कर कि जो पंचायतें हैं वो कर भी लगा सकती हैं, और वो किसके, पहले राज्य सरकार जब अनुमति देगी कि हाँ आप लोग कर लगा सकते हो तो वो कर लगाने के लिए अनिवार्य है, उनके पास वो शक्ति दी जाती है। केंद्रीय वित्त आयोग वित्त की निश्चित व्यवस्था व परिभाषा नहीं की है। ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है कि केंद्रीय जो वित्त आयोग ने उसने स्थानीय शासन पंचायतों के लिए कोई निश्चित नहीं किया कि हम कितना पैसा देंगे या कहां से देंगे। तो ना तो उसने निश्चित व्यवस्था की है और ना ही निश्चित है परिभाषित है किया है। विकेंद्रीकरण के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण, विकेंद्रीकरण के अध्ययन के लिए कुछ दृष्टिकोण हैं। चलिए तो हम दृष्टिकोणों को देखें। नंबर 1 है जेम्स डब्ल्यू फेसलर। जेम्स डब्ल्यू फेसलर ने अपने पेपर अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में 4 दृष्टिकोण बताए थे। विकेंद्रीकरण के 4 दृष्टिकोण। नंबर 1 है सैद्धांतिक दृष्टिकोण, मतलब सिद्धांतों के आधार पर सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देना। राजनीतिक दृष्टिकोण जो हम आप लोग को वहां पर बता चुके थे पहले कि राजनीति के आधार पर सत्ता को बंटवारा करना राजनीतिक। प्रशासनिक दृष्टिकोण भी हम आप लोग को यहाँ राजनीतिक और प्रशासनिक
दोनों विकेंद्रीकरण पहले पढ़ा चुके हैं। अब बचा दोहरी भूमिका दृष्टिकोण। इसमें होता क्या है कि जो जनप्रतिनिधि है तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण तो है, लेकिन उसके साथ उसे राजनीतिक के साथ सामाजिक भी सोचना पड़ता है, सामाजिक की भी भूमिका निभानी पड़ती है, इसीलिए इसे दोहरी भूमिका का दृष्टिकोण भी कहते हैं। और इस हिसाब से हमारा पूरा विकेंद्रीकरण कंप्लीट होता है। इसमें महत्वपूर्ण होता है कि विकेंद्रीकरण कहलाता क्या है और इसकी विशेषताएं या लाभ या फिर इसकी हानि, ये कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसके विकेंद्रीकरण कंप्लीट टॉपिक होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार आप लोग के लिए। जय हिंद जय भारत। और ऐसा ही अगर आप लोग को कोई वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और लाइक वगैरह पे आप लोग पर निर्भर करता है क्या करना है।